नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है उसका पहला पेपर हमने शुरू किया था। और पहले पेपर में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के अंदर हम एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर चुके हैं। आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता। लगभग 10 ऐसे महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो सिलेबस में दे रखे हैं, उन्हें अपने को अध्ययन करना है। तो एक वीडियो में तो सारे नहीं हो पाएंगे, लगभग 3 वीडियो में हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए। जो ज़रूरी फैक्ट है वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारी क्लासेस के साथ में बने रहिएगा और निरंतर सीखते रहिएगा। दोस्तों, सच में वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि एक तो इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं, और दूसरी बात कि पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, पेपर फर्स्ट का भी और सेकंड में हिंदी का भी। तो आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस था और इस सिलेबस में हम यहाँ तक राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट तक पढ़ चुके थे। अभी हमें देखना है प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो इसमें जो हमें देखना है, वी.डी. सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी को हमें अच्छे से डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं क्लास को और एक एक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सभी ज़रूरी फैक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 महान क्रांतिकारियों के विषय में बात करने वाले हैं, जिसमें एक तो वी.डी. सावरकर है हमारे पास में, एक बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ना है और एक लाला लाजपत राय को हमें देखना है। ये 3 इनका मैटर भी थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ हम बिल्कुल फैक्चुअल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट ही हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे अच्छे से आपको याद करने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वी.डी. सावरकर का जो टाइम है, विनायक दामोदर सावरकर, इनका 1883 से लेकर के 1966 तक का माना जाता है। तो अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था भागुर गांव, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। और कब हुआ, तो 28 मई 1883 को हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जा सकता है कि दामोदर वीर सावरकर जो थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था और 28 मई 1883 को जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और देखिएगा, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि किसकी प्रेरणा से, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे भी आंदोलन में भाग लेना चाहिए, तो इन्हें प्रेरणा मिली थी बाल गंगाधर तिलक से। ये प्रभावित होते हैं और फिर ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं और अपने प्राणों की आहुति देते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं। तो सबसे पहले हम बात करें शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की, तो इन्होंने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से की, तो पूना का जो फर्ग्यूसन कॉलेज है वहाँ से इन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसको पूरा किया। नासिक के अंदर इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। ये अपने पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं दोस्तों, कुछ बातें हमने वहाँ पर भी की थी। तो देखिएगा दोस्तों, नासिक में इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी दोस्तों। 1904 में यही संस्था एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बन जाती है, जो इटली में बने हुए यंग इटली के समान ही थी दोस्तों। ये क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था दोस्तों। तो हमने ये भी देखा था ना, 1905 का जो टाइम है, 1905 के बाद में क्रांतिकारी संस्थाएं आती हैं, क्रांतिकारियों का, कांग्रेस में भी क्रांतिकारियों का बोलबाला रहता है। तो यहाँ देखिएगा, जो हमें याद रखना है कि ये जो संस्था है एक क्रांतिकारी संस्था थी और इटली का जो यंग इटली है उसी के समान हुआ करती थी। 1906 के अंदर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है इंग्लैंड में। ध्यान दीजिएगा कि 1906 के अंदर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई इंग्लैंड के अंदर। उनके जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक रहे थे वी.डी. सावरकर भी। फिर हम बात करें
आगे की तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ पर की थी और ये विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भी दिया करते थे। तो ये वीडी सावरकर भी उन विद्यार्थियों में शामिल थे जिन्हें ये छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी दोस्तों। वीडी सावरकर ने बम बनाने की विधि को लेकर के पंपलेट बांटे, इसलिए सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके एसएस मौर्या जहाज से इनको भारत लाया जाता है दोस्तों। और भारत लाने के बाद में देखिएगा इनको काले पानी की सज़ा दी जाती है। उस समय काले पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार सेलुलर जेल जिसे हम कहते हैं वहाँ पर भेजा गया था दोस्तों। अभी तो सावरकर साहब बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, विवादित भी रहे हैं दोस्तों, और दोनों पार्टियों के बीच में इसी को लेकर के जो है खींचातानी चलती रहती है दोस्तों। तो काले पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया, तो इसलिए जो चीज़ चर्चा में रहती हो हमेशा, तो वहाँ पर भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं पर जेल की दीवारों पर इन्होंने कुछ लाइनें लिखी। जब ये सेलुलर जेल में थे, अंडमान निकोबार जेल में थे, तो जेल की दीवारों पर इन्होंने कुछ लाइनें लिखी और उन्हीं लाइनों को हॉलैंड से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। और ये जो लाइनें प्रकाशित हुई पुस्तक के रूप में, उसी पुस्तक को हम कहते हैं द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जानते हैं, जो उन्होंने वहाँ पर लाइनें लिखी थी। इनके द्वारा एक और पुस्तक भी लिखी गई थी, हिंदुत्व, इसकी रचना भी की गई थी। इनका जो प्रमुख कथन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हिंदू समाज जो है वो 7 बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कौन सी है वो 7 बेड़ियाँ। एक तो है स्पर्शबंदी, यानी जिसमें छुआछूत है ना, उच्च जाति निम्न जाति कुछ को अस्पृश्य माना जाता था, उनको जो है छू नहीं सकते थे। आज भी काफ़ी जगह ऐसी परंपराएं लागू है। तो ये एक हिंदू समाज की बड़ी बेड़ी मानते थे। दूसरी रोटीबंदी, यानी निम्न जातियों के जो लोग थे, जब हम इनको छू नहीं सकते तो उनके साथ में खाना भी नहीं खा सकते, ऐसा ये कहते थे। तो ये एक भेदभाव था जिसका ये विरोध किया करते थे। बेटी बंदी न, तो अब देखिएगा ये तीनों ही कथन किससे हैं, देखिएगा ये तीनों के तीनों जो हैं निम्न जातियों से संबंधित हैं, है ना। बेटी बंदी, उनके साथ में वैवाहिक संबंध भी नहीं होते थे, व्यापार का भी निषेध हुआ करता था। फिर देखिएगा समुद्र पार जाना भी निषेध हुआ करता था। ये माना जाता था कि अगर हम समुद्र पार गए तो हमारा जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हिंदू धर्म खराब हो जाएगा, इसलिए जो है वो नहीं जाया करते थे दोस्तों। फिर वेदोक्त बंदी है, उनके उच्चारण पर प्रतिबंध था। और शुद्धि बंदी, ये कुछ एक 7 जो हैं इनके द्वारा बड़ी बंदियां मानी गई थी, जो हिंदू धर्म पर ये मानते थे कि इन चीज़ों को दूर किया जाना चाहिए। ये कमियां मान सकते हैं एक प्रकार से आपसे, है ना। और ये एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो कभी पूछा जाए ऐसे विद्वान कौन है या फिर ऐसे लेखक कौन है, ऐसे क्रांतिकारी कौन है, तो वीडी सावरकर का नाम आता है। ये पहले ऐसे राजनीतिक कैदी थे जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला चला था, और ये भी कहा जाता है कि 2 बार उम्र कैद की सज़ा भी इनको दी गई थी। 1906 में इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। कौन सा नारा दिया है दोस्तों? 1906 में इनके द्वारा स्वदेशी का नारा दिया जाता है और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती है। ये चीज़ें हमने जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखी है दोस्तों। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये हिंदू समाज में जो छुआछूत का नियम था उसका काफ़ी विरोध किया करते थे ना। और इन्हीं के प्रयासों से बम्बई में जो पतित पावन मंदिर है, उनके प्रयासों से सभी वर्गों का जो प्रवेश है इसमें संभव हो पाया था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये छुआछूत का जो है प्रबल विरोध किया करते थे दोस्तों। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इन्होंने ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका नाम रखा था भारत छोड़ो सेना। ये इस आंदोलन का नाम बदल करके ये रखते थे दोस्तों। भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण ये कांग्रेस के प्रबल विरोधी हो गए थे दोस्तों, और ये विरोध आज तक भी चला हुआ आ रहा है। बाकी तो राजनीतिक बातें हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। हम एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको सारी की सारी बता दी है दोस्तों। इन्होंने ये कहा था कि काल स्वयं मुझसे डरा हुआ है।
काल स्वयं मुझसे डरा हुआ है, ये लाइन जो है किसके द्वारा कही गई है, तो वी डी सावरकर के द्वारा कही गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना योगदान इनका था, किस प्रकार से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अपनी भूमिकाएं अदा की थी। उस समय हर व्यक्ति था जो अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार, जैसा उससे संभव था, अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका जो टाइम है वो 1838 से 1894 तक का माना जाता है। और इनके जन्म की बात करें, जहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये 1838 है भाई। 27 जून 1838 को बंगाल में हुआ 24 परगना के नेहाती के कंठलपाड़ा नामक गांव में। गांव कौन सा? कंठलपाड़ा नेहाती के समीप है और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हुआ था बंगाल के अंदर दोस्तों। और ये किस परिवार से थे, जाति से थे? तो ये ब्राह्मण परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और ये जाने जाते हैं एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, ये कवि भी थे और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार भी हुआ करते थे दोस्तों। 1865 के अंदर इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा, दुर्गेश नंदिनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास कौन सा है, कौन सा पहला उपन्यास लिखा उन्होंने, तो वो नाम आएगा आपका दुर्गेश नंदिनी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1874 के अंदर राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में हम आनंद मठ में जोड़ा गया देखते हैं, वहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। कई बार प्रश्न भी आता है ना कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ में इसको जोड़ा गया था। इसमें सन्यासी विद्रोह को बताया गया था दोस्तों। वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 के अंदर कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर गाया था दोस्तों। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। 1874 में लिखा वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बाद में आनंद मठ में जोड़ दिया गया और वंदे मातरम का जो सबसे पहले गायन हुआ था तो 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर इसका गायन हो पाया था। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में हुगली के मोहसिन और प्रेसिडेंसी जो कॉलेज है वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी दोस्तों। इन्होंने योगदान दिया बंगाल और भारत में साहित्यिक जागरूकता पैदा करने में। अगर आपसे पूछा जाए इनका विशिष्ट योगदान किस रूप में है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो विशेष योगदान है बंगाल और भारत में साहित्यिक जागरूकता जो है उसको पैदा करने के अंदर इसका जो है महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा इंटेलिजेंट थे, इसलिए जैसोर के डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त हुए थे दोस्तों। 1844 में इन्हें कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर भी बनाया गया था, ये पद भी इनके पास में रहा था। 1875 के अंदर देखिएगा बंग दर्शन नाम से इन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका को भी निकालना प्रारंभ किया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बंग दर्शन साहित्यिक पत्रिका किसने निकाली है, तो आपका जवाब होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी। 1875 का समय आता है, ये एक साहित्यिक पत्रिका हुआ करती थी। अब बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आधुनिक बंगला साहित्य के जनक किसे माने, तो हम इसे ही मानते हैं। आधुनिक जो बांग्ला साहित्य है उसके जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर हम बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी महान व्यक्तित्व का बहुत ही अच्छे राइटर, तो इनकी भी जो साहित्यिक शिक्षा है वो इन्हीं के सानिध्य में ही हुई थी, यानी वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु ही हुए ना। उनसे इनके द्वारा ही जो है इनको शिक्षा दीक्षा साहित्यिक शिक्षा जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों को देखें तो सबसे पहले आता है कपाल कुंडला, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी, चंद्रशेखर, राज सिंह, देवी चौधरानी, कमला कांतारे दफ्तर और सीताराम जो है 1886 में लिखा गया इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है। तो दोस्तों शायद ही ऐसा प्रश्न पूछे कि कौन से का सन कौन सा है। हाँ, पहले कौन सा है क्रम पूछा जा सकता है। अगर हिंदी साहित्य का पेपर होता तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
बाकी अंतिम उपन्यास वाला क्वेश्चन तो आपको याद करना ही है। इनका सबसे प्रसिद्ध अगर हम उपन्यास की बात करें जिनके लिए ये जाने जाते हैं, तो वो वंदे मातरम यानी आनंद मठ के लिए जाने जाते हैं। और ये आनंद मठ जो है वो काफ़ी देशभक्ति का एक बहुत बड़ा उद्गार हमें इसमें देखने को मिलता है। बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन हमें इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये उपन्यास लिखते थे, इतने सारे इन्होंने उपन्यास लिखे, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य था कहानी के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है उसको जागृत करना, देशभक्ति की भावना का पाठ पढ़ाना जो है इनका मूल उद्देश्य हुआ करता था। इसमें लिखे वंदे मातरम गीत को जब आज हम भी गाते हैं तो जोश आ जाता है ना। जब वंदे मातरम हम इसको सुनते हैं तो हमारे अंदर नसों में जो है जोश भरना शुरू हो जाता है। तो अब आप याद कर सकते हैं उस समय जो माहौल था। अब देखिएगा 15 अगस्त का 26 जनवरी का एक दिन होता है जिस दिन आप परेड ग्राउंड में जाते हैं, 26 जनवरी के प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर वंदे मातरम का गायन होता है, जनगणमन का गायन होता है। उस माहौल में हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह, देश के लिए कुछ करने की भावना जागृत होती है, आज भी होती है दोस्तों। जबकि वो माहौल नहीं है, लेकिन आप याद करके देखिए उस माहौल के अंदर वो ये जो गीत हैं वो कितना उनके अंदर जोश भर देते होंगे दोस्तों। तो बहुत ही जोशीला था ये वंदे मातरम, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हैं। इन्होंने देखिएगा कृष्ण चरित्र के नाम से भी लेख लिखे और इसके अंदर कृष्ण भगवान के कार्य की व्याख्या एक अलग और नए ढंग से जो है इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से इस जो इन्होंने नई व्याख्या की कि धर्म के जो पोंगापंथी हैं उनको एक प्रकार से दूर करने की, अलग करने की चेष्टा जो है इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। 8 अप्रैल 1894 को जो है इनका निधन हो जाता है। उसके बाद में हमारे मुख्य नेता जो आते हैं, मुख्य क्रांतिकारी आते हैं, लाला लाजपत राय। 1865 से 1928 तक का समय इनका आता है और हमने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे थे तब भी हमने देखी थी दोस्तों। आइएगा एक बार कुछ और तथ्य जो इम्पोर्टेंट है उनको दोहरा लेते हैं। इनके लिए जिस उपनाम का प्रयोग किया जाता है तो वो एक तो है पंजाब के शेर और एक है पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी और पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ पंजाब के लुधियाना ज़िले में 1865 के अंदर, जो हम यहाँ पर भी देख चुके हैं। तो पंजाब के लुधियाना ज़िले में 1865 में जन्म होता है लाला लाजपत राय का, जो अपने कार्यों के कारण पहचान के रूप में जाने गए पंजाब के शेर और पंजाब केसरी। केसरी माने भी तो शेर ही होता है ना, तो पंजाब के शेर के नाम से ये जाने गए थे दोस्तों। 1885 तक आते आते इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और हिसार के अंदर वकालत करनी शुरू कर दी। जैसे ही ये दयानंद सरस्वती के संपर्क में आते हैं और वहाँ से आर्य समाज के ये बहुत बड़े समर्थक बन जाते हैं और यहीं से उनमें उग्र राष्ट्रीयतावाद की भावना जो है इनमें जागृत होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। 1888 के अंदर कांग्रेस के इलाहाबाद सम्मेलन में ये भाग लेते हैं, जहाँ से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है तो 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद सम्मेलन से। 1905 तक आते आते ये पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं दोस्तों। 1905 में कांग्रेस के शिष्टमंडल का सदस्य बनाकर इन्हें इंग्लैंड भी भेजा जाता है। 1907 जो है सूरत वाली घटना, सूरत विभाजन, तो उसमें क्या होता है, कांग्रेस अधिवेशन में तिलक जो है अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय के नाम को प्रस्तावित करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर उदारवादी गुट से इनका मतभेद हो जाता है और इससे बचाने के लिए स्वयं ही अपना नाम जो है वो अपने नाम का प्रस्ताव वापस ले लेते हैं दोस्तों। तो 1907 में ही सरदार अजीत सिंह के साथ इन्होंने कॉलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध भी एक बहुत बड़ा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। सरकार इन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मांडले जेल जो है वो कहाँ पर है? बर्मा में है, जिसमें इनको भेजा गया था। 1914 में लाला जी जो हैं इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। जब वो अमेरिका थे, यानी अमेरिका प्रवास का जो उनका टाइम पीरियड है, उसमें लाला जी इंडियन होम रूल और इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना करते हैं दोस्तों। लाला जी ने यंग इंडिया नामक एक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें या इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण,
यंग इंडिया, मेजिनी की जीवनी, दयानंद की जीवनी, शिवाजी की जीवनी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। ये नाम इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है दोस्तों, तो अच्छे से याद करिएगा। इन्होंने पत्र का भी संपादन किया था, एक पंजाबी वंदे मातरम और एक अंग्रेजी पत्र है द पीपुल, इसका भी संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। 1920 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसके अंदर लाला लाजपत राय अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन, ध्यान दीजिएगा, इंडियन ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला जी को चुना जाता है और ये प्रयास करते हैं कि भारतीय मजदूर संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ संबंध किया जाए। ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और ये कहते हैं कि जो भारत का जो मजदूर संगठन है उसको इंटरनेशनल जो मजदूर संगठन है उसके साथ में हमें संबंधित करना चाहिए ताकि वो मांगे ये लेकर के आ सके। 1921 में ये लोक सेवक मंडल की स्थापना करते हैं। 1923 में इन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन भी किया था। 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी, ये हमने पढ़ा था, CR दास और मोतीलाल नेहरू का योगदान था, इसमें भी इनका सहयोग जो है रहा था लाला लाजपत राय का। और 1925 में केंद्रीय विधानसभा में ये स्वराज दल के उपनेता के रूप में भी चुने गए थे। 1925 में हिंदू महासभा जो है उसके कलकत्ता अधिवेशन में भी अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। 17 नवंबर 1928 का दिन है, विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का और इस समय जो लाठीचार्ज होता है उस लाठीचार्ज में इन्हें गंभीर चोट लग जाती है और उस चोट के कारण इनका निधन हो जाता है दोस्तों। अब जब गांधी जी की मृत्यु होती है तो गांधी जी जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहते हैं कि भारत के सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये किसके लिए कहा गया है, किसने कहा है दोस्तों। लाला जी ने अपनी मृत्यु से पहले भी कराहते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया लाठी का एक एक प्रहार जो किया जा रहा है वो ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, यानी इसका एक दिन अंत हो ही जाना है दोस्तों। और हमने देखा ऐसा हुआ भी था। 1928 के बाद में तो ज़्यादा टिक ही नहीं पाए थे ना, 17-18 साल के बाद में तो आज़ादी हमें प्राप्त हो ही गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अतुल्य RS, प्ले स्टोर में आपको ढूंढते ही मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।